लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मेरा ये छोटा सा प्रयास है अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का। आज इस वीडियो में जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी किया, और आज ये जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां शायद हर विद्यार्थी पहुंचने की कामना रखता है। आज हमारे साथ हैं वंदना इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अमेय प्राशर और ध्रुव सोनी। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी यात्रा की कहानी। चाहूंगी अमेय अपना परिचय दें प्लीज। जी, तो मेरा नाम जैसे मैम ने बताया अमेय प्राशर है एंड मैं वंदना इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ एंड अभी मैं DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में हूँ और बीटेक कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस। मेरी हॉबीज़ जैसे मैम ने बताया कि तो मतलब मेहनत करना मेरे को वैसे ही पसंद है। हाँ, मेहनत के साथ सोना भी बहुत पसंद है मेरे को, खाना भी बहुत पसंद है एंड मैं तबला और चेस खेलता हूँ एंड मेरे को फिजिकली फिट रहना पसंद है। ध्रुव। तो मेरा नाम ध्रुव सोनी है। मैंने प्ले स्कूल ब्लूमिंग बर्ड से किया और फिर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक वंदना इंटरनेशनल स्कूल से किया, और 7th क्लास में मैं लीना मैम की क्लास में था और मैम मेरी क्लास टीचर थी और उन्होंने ही मेरे को गाइड किया। और अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा हूँ। और मेरे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है जैसे बास्केटबॉल और क्रिकेट, और बाकी मुझे लाइफ में हासिल करना पसंद है। अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने एकेडमिक जर्नी को शेयर करें फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड सिंस नाउ लाइक कॉलेज लाइफ। श्योर मैम। तो मैं अपनी फैमिली में एक सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। तो मतलब शुरुआत से मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, स्टार्टिंग फ्रॉम माई प्ले स्कूल टिल क्लास 5th एंड फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स उन्होंने मेरे को ट्यूशन क्लासेस में डाला। मैं प्ले स्कूल मेरा ब्लूमिंग बर्ड्स था, क्लास 1st से लेकर क्लास 12th इन वंदना इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6th में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ गेम एडिक्शन। क्लैश ऑफ क्लैंस गेम था जो मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खेलता था, एंड क्लास 7th में थोड़ा बैड फ्रेंड सर्कल से थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। बट क्योंकि फॉर्चुनेटली लीना मैम मेरी क्लास टीचर थी तो उन्होंने मेरे को वहीं से संभाल दिया, एंड फ्रॉम देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड क्लास 8th 9th 10th मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। क्लास 11th में मैंने IIT JEE फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस पढ़ाई करी। मैं भी मेरे साथ ही मेरे ही सेंटर पर था। 11th 12th में मैंने JEE प्रेप की और फिर उसके बाद JEE मेंस और JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया, एंड देन अभी मैं IIT रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। अभी आगे का मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बट अभी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, अपने इंटरेस्ट, एंड उसके हिसाब से अपना परस्यू करूँगा। दैट्स हाउ मच। थैंक यू मैम मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। तो मैं बचपन में बच्चा था जैसे सब होते हैं, एंड जैसे हर एक की मम्मा पढ़ाती है तो मेरे को बचपन में मेरी माँ ही पढ़ाती थी। तो तब मेरे को पढ़ाई ऐसे जितनी पसंद नहीं थी, मेरे को कंपल्स लगता था कि यार पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, उससे अच्छा खेलना लूँ मैं। तो मेरे को मम्मी ने मेरे को 3rd 4th तक पढ़ाया, बट फिर मैंने 4th में खुद पढ़ना चालू करा। तो जब मैंने खुद पढ़ना चालू करा था ना मैम, तो मेरे को पढ़ाई इतनी पसंद आने लगी कि अच्छा मतलब जो रीज़न जैसे कि बारिश की होती है, तो मेरे को बहुत क्यूरियस नेचर हो गया मेरा कि यार मेरे को जानना है इसके बारे में। तो मेरा 5th 6th 7th ऐसा ही निकला। लेकिन 6th और 7th में टीचर्स मेरे को बोलने लगे कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ओवर हाइप्ड रहता हूँ, कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो मैं चैनलाइज नहीं कर पा रहा। तो तब फिर मेरे को लीना मैम मिली थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी उस टाइम पे। कुछ टीचर्स ने तो उनको बोला था कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। तो तब मैम मिली थी, मैम ने मेरे को बताया कि चैनलाइज कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने तबला और चेस वगैरह ज्वाइन करा था। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती थी, पढ़ाई करता ही रहता था मैं, मेरे को बहुत पसंद थी पढ़ाई। फिर 10th भी आया था, 10th में मेरे 95.4% थे। फिर 11th में जैसे ध्रुव ने बताया उसके साथ JEE की प्रिपरेशन करा था। फिर 11th और 12th मेरे JEE के प्रिपरेशन में गया, एंड नाउ आई एम इन कॉलेज DTU जैसे मैंने बताया था। मैम एक्चुअली क्या था, मेरा लाइफ में फोकस क्लियर था।
मेरी प्रायोरिटीज क्लियर थी मैम। मतलब एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, एवरीवन इज मल्टी टैलेंटेड, एवरीवन इट इज। ऐसा नहीं है कि मैं गिफ्टेड हूँ या कोई और गिफ्टेड है कि वो इतने सारे, कुछ लोग कंपनी बहुत सारे संभाल देते हैं एंड कुछ एक संभालते हैं, नहीं संभाल पाते, उनका गिर जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, आपके प्रायोरिटीज सेट होने चाहिए। व्हाट स्टडी हैबिट्स और स्ट्रैटेजी ऐसी क्या थी जिसने आपको हेल्प किया ऐसा एक्सेल हाई स्कूल में, जैसे अब बहुत अच्छा आप कर पाए और मतलब बहुत अच्छी पोजीशन आपने सिक्योर की जिससे आपको अच्छे कॉलेजेस में जाने को मिला? ऐसा क्या था? क्या आप हमारे स्टूडेंट्स जो अभी प्रॉब्लम में हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे? जी मैम, मतलब मैंने इतना कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा है, मैं आपको अपने तरफ से बताऊँ तो बट हाँ, जो भी जितना मैंने करा है मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं आपको और व्यूअर्स को भी। तो मेरा मेन यही था दैट आई वाज वेरी क्यूरियस इन नेचर, आई वाज वेरी इंक्विजिटिव। तो मतलब जैसे बाकी सारे बच्चे मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में, मेरे स्कूल में मार्क्स के लिए पढ़ते थे, मैंने कभी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा। तो मैंने सिर्फ पढ़ा पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से हर एक का यही मोटो होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ऐसा गर्दन पे चाकू रख के तुम्हें पढ़ने कोई नहीं बिठा रहा है अब। इट्स ताकि तुम्हें बेस मिले, एक सिक्योरिटी मिले पढ़ने के लिए, है ना। हर एक माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए इसीलिए बोलता है ताकि तुम आगे जाके तुम्हें दिक्कतें ना फेस करने पड़े। अगर तुम आगे जाके गिर भी गए तो तुम्हारे पास उठाने के लिए कुछ स्टेबिलिटी हो, उसके लिए ही पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे को हमेशा से पढ़ना पसंद था। आई वॉज वेरी क्यूरियस इन नेचर एंड अभी भी हूँ, बस यही था मेरा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं शुरुआत से क्यूरियस बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मैं मार्क्स के लिए पढ़ता था कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो सर मेरे को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, और फिफ्थ क्लास तक, सिक्स्थ क्लास तक, सेवन्थ क्लास तक मैं मार्क्स के लिए पढ़ता रहा। उसके बाद एट्थ क्लास में मैंने बाईजूस जो ऐप होता है वो स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। वहाँ के फिजिक्स के जो टीचर थे उन्होंने अनप्लग किया था मेरा क्यूरियोसिटी का, जो मैंने कहा। वहाँ से फिर मेरे को क्यूरियोसिटी आने लगी कि मेरे को जानना है चीज़ें कैसे होती हैं। मतलब वही बात है, फिर मैं सीधा मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता था, फिर मैं जानने के लिए पढ़ता था। तो और उसके बाद निष्कर्ष शायद यही निकला कि एक क्यूरियस नेचर, एक क्यूरियस माइंड ज़रूरी होता है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। तो मतलब एक अच्छा टीचर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे आपके फिजिक्स के सर ने आपके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की और आपने उस बदलाव को अपने अंदर ढाल दिया। एग्जैक्टली मतलब 8th क्लास में जो 8th और 9th और 10th, इसके आप अभी भी देखेंगे तो बाईजूस ऐप खोलकर जो फिजिक्स के टीचर है वो अभी भी वहीं पर है। और मैं जितना भी पढ़ पा रहा हूँ, शायद से जितना भी समझ पा रहा हूँ, सब उनकी वजह से। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आसान करनी हो तो समझना पड़ता है। Can you please tell me any memorable teachers or mentors who played a significant role in your life, in your school life, in your success? Surely, ma'am, you were also among them. But in addition to you, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जो मेरे बाईजूस के टीचर थे फिजिक्स के, मतलब वो इस तरीके के टीचर है कि मैंने उनको कभी देखा भी नहीं आज तक, कभी उनसे बात भी नहीं करी, लेकिन बस उनकी वीडियोस देख कर उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और 11th 12th में अनुज सर थे, क्योंकि सब बोलते हैं कि स्कूलिंग के साथ जेई प्रेप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनुज सर कहीं ना कहीं हमें पता ना चलते हुए भी हमें मैनेज करवा देते थे हमारी अटेंडेंस। जैसे मैम, मेरे लिए ना टीचर्स हमेशा एक सोर्स ऑफ होप रहे हैं, मोर देन अ सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे आप थे, जब मेरे लाइफ में एकदम होप खत्म हो गई थी, जब मम्मी स्ट्रेस थी, तब आप मेरी लाइफ में आए थे। उसी तरीके से राजीव झा सर थे मेरे, मैम जानती होंगे, हमारे स्कूल में तबला टीचर थे। तो हुआ क्या था, मेरे को तबला एक्चुअली बचपन से बजाना अच्छा लगता था, बट मतलब मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं सीखा था। तो मैं कहीं गया था प्रोफेशनली सीखने मैम एक बार, तो वहाँ के सर ने मेरे को गधा पागल करके बोला कि मैं कभी तबला नहीं सीख सकता। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को राजीव झा सर मिले जब मैं स्कूल में आया, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से मतलब सिखाया एंड कहा कि मेरे हाथ नेचुरली ही टैलेंटेड है, जो भी तुम्हें बोलता था कि तुम गधा हो वो गधा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था मैम। तो अब मैं कॉलेज भी गया हूँ, तो मैं वहाँ पे भी अपने म्यूज़िक में मैं ही तबला बजाता हूँ एंड फिर हम म्यूज़िक में प्राइज़ भी जीत गए हैं अभी एम्स में। तो ये एक अच्छा रहा है, तो यही था। सो मतलब कुछ काइंड वर्ड्स, कुछ अप्रिशिएट, जो आपको अप्रिसिएशन मिला, उसके थ्रू आपने अपने आप को पहचाना कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। बिल्कुल मैम, उन्होंने होप दी मैम मेरे को। मतलब होप एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है मेरे ख्याल से, एक मरे हुए पौधे को जिंदा कर सकता है एक होप, एक मतलब रोशनी का तिनका। एक विद्यार्थी की लाइफ में होप ही सबसे बड़ी चीज है जो उसको आगे तक लेके जा सकती है।
मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। क्वेश्चन आपसे है जी मैम। कि ऐसे कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेस या टूल्स आपको मिले जिसकी हेल्प से आपने स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल हुआ आपके लिए, या फिर आपने कुछ ऐसा यूनिक करने की कोशिश की? क्या मोबाइल आप लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट था, या कुछ और आपने किसी और चीज़ को अपना एज अ लाइक फ्रेंड स्टडीज़ में यूज़ किया? कैसे हुआ? ये बहुत होना चाहिए था मैम। मैम, आजकल मैं के आपको डिजिटल बताऊं- वर्ल्ड में भी मैं बुक्स ही फेवर करता हूँ मैम, क्योंकि मेरे ख्याल से ना जब हम यूट्यूब या कहीं और से पढ़ते हैं तो वो सब हमारे दिमाग में ना फीड कर देते हैं एकदम। हमारा दिमाग चलता नहीं है, वो सिर्फ हमारा दिमाग एकदम जैसे स्टोरेज डिवाइस होता है उसकी तरफ फीड हो जाता है उसमें एंड यूज़ नहीं होता। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन बना है उसको मतलब एक पर्टिकुलर डेटा को शार्प करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जब मैं बुक को पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिमाग चलता रहता है एंड यही दिमाग को इवॉल्व करता है, यही आईक्यू को इवॉल्व करता है। तो इसीलिए अगर मैं रिसोर्स कोई भी बोलूँगा पढ़ने के लिए तो मेरे लिए तो बुक्स ही है। आपके बाकी लिए ध्रुव तो? बताएगा। तो रिसोर्सेज में वही है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन्स या फिर टैबलेट्स को यूज़ करें तो उसके पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। जैसे कि मैंने तो बोला कि मेरी क्यूरियोसिटी अनप्लग ही बायजूस से हुई, जो कि ऑब्वियसली मैं टैबलेट पे देखूंगा। तो मेरे लिए जब मेरे को पहला टैब मिला था मेरा, तो वही सबसे बड़ा रिसोर्स था, क्योंकि उसके बाद ही मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मेरे को पता चला कि बुक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक्चुअली सेंस बना रही हैं और उनको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपनी रियल लाइफ से। तो कंक्लूड ऐसे ही करूँगा कि बुक्स तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्ट्रैक्ट कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप एकदम ही बोलोगे कि फ़ोन्स और टैबलेट्स को यूज़ ही मत करो तो वो भी गलत है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ Right. सही सेंस में नहीं करोगे तो आप पीछे रह सकते हो उस सेंस में। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स जो अभी काफ़ी परेशान रहते हैं पढ़ाई को लेके, उनको लगता है कि हम में काबिलियत नहीं है या फिर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वो सक्सेस को इजीली शॉर्टकट के थ्रू यूज़ कर सके। तो ऐसे कुछ उनको उनके एम तक पहुंचने के लिए कुछ गाइड कर पाएंगे आप उन्हें, ताकि वो भी लाइक कुछ आपकी तरह आगे अचीव कर सके? मैम मैं इसमें 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा। पहला तो कि एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज़ अ डिस्ट्रक्टिव माइंड। मतलब एक इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने फोकस, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ, वो सेट होनी चाहिए। बिल्कुल। वो अगर आपका मेन फोकस पढ़ाई है, आपका मेन फोकस कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी काबिलियत पता होना चाहिए कि आप किस में ज़्यादा अच्छे हो। कोई इंसान डांस में नॉर्मली टैलेंटेड हो सकता है, तो उसको सिर्फ बेस लेवल की पढ़ाई करनी है। जैसे मैं डांस में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मेरी टेक्निकल स्किल्स और पढ़ाई में ही अच्छी थी, तो इसलिए मेरा मेन फोकस पढ़ाई था। तो मैंने सेट करा हुआ था कि मेरी पढ़ाई मेरी सुपर पावर है, तो इसलिए मैं उसको अपना मैक्सिमम टाइम दूंगा और मैंने उसको एज अ प्रायोरिटी सेट करी। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मेन फोकस नहीं हटना चाहिए। सेकंड मेरा है कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट नहीं है, क्योंकि हर एक के पेरेंट्स उनको पढ़ाई के लिए फोर्स का नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन प्रोवोक करते होंगे कि नहीं पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में शायद ऐसा कुछ फेस करा होगा कि उन्होंने अगर अपने टाइम पे थोड़ा और पढ़ लिया होता तो उनके पास अभी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती। तो मेन पेरेंट्स का मोटिव और टीचर्स का मोटिव, तुम्हारे एल्डर्स का मोटिव यही होता है कि तुम पढ़ लो ताकि तुम्हारे पास एक स्टेबिलिटी हो, एक बेस हो। तो इसलिए जो भी तुम्हारे बड़े तुमसे कहे उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करो, उसको सुनो, डायरेक्टली उसको मुंह पर ठुकराओ मत। अगर अच्छा लगे तो अपना लो, ना लगे तो ठीक है, फिर सुनना है मत सुनो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करो। बस ये कहना ध्रुव, चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहिए? तो अगर एडवाइस देने की बात है तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि अब मैंने बोला, पहले प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है या फिर ड्रामेटिक्स में आगे जाना है तो उस हिसाब से बेसिक पढ़ाई ज़रूरी होती है। आपको अगर आप साइंस से भी देखोगे तो आपके कुछ न्यूरॉन्स के कनेक्शंस ही डेवलप नहीं होंगे अगर आप बेसिक पढ़ाई नहीं करोगे। तो बेसिक पढ़ाई एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो आपको कंप्लीट करनी ही चाहिए। अगर आपको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है और पढ़ाई में ही आगे जाना है तो फिर वही है कि आपको क्यूरियोसिटी अनलॉक करनी पड़ेगी अपनी। सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है और चीज़ों को सीखने के पीछे जाना है। और बायजूस के वो टीचर ज़रूर ट्राई करना। मतलब मेरे फिज़िक्स में जे एडवांस्ड में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स फिज़िक्स में आए थे, और वो अभी उस वजह से आए थे क्योंकि मेरे फिज़िक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था उनकी वजह से। तो यही सब पॉइंट्स हैं। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख।
मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके कॉलेज में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कॉलेज लाइफ कैसी है, और स्कूल लाइफ से कितना डिफरेंट है आपकी कॉलेज लाइफ? तो मेन डिफरेंस तो यहीं पर आता है कि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो आपको एक ओजोन लेयर की तरह रहते हैं आपके आसपास, लेकिन कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको आपसे ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो बस अपना लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हो हॉस्टल में अपने फ्री टाइम में, अपने फ्री टाइम को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो सब आप पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कॉलेज में और हॉस्टल लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी के मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस ले रहे होते हो, और वो डिसीजंस सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन गलत होने के बाद जब आप उनके कंसिक्वेंसेस खुद से फेस करते हो तो आई थिंक आप मैच्योर होते हो उससे। तो मेन चीज़ यही है कि कॉलेज लाइफ में आपको मैच्योरिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू अच्छे दोस्त बन जाएंगे हम कॉलेज में, लेकिन एक ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दोस्त किसे बनाना है, क्योंकि एक्चुअली ना सबको एक साथ में इंडिपेंडेंस मिली है, सब एक साथ में एकदम फ्रीडम में घुस गए हैं, तो कौन अच्छे से यूज़ करता है कौन मिसयूज़ करता है उसका ध्यान रखते हुए हमें दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमें हमारी बाउंड्री ही बताती है कि हम आगे जाके क्या होंगे। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत कभी तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप वंदना इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स हो और आपने अपनी जर्नी बहुत 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 अच्छी की है। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे पल जो अभी तक आपके साथ हैं, वहाँ स्कूल से निकलने के बाद भी आप कुछ ऐसे पलों को याद करके प्राउड फील करते हैं, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं आपके जो कभी आप भुला नहीं सकते, उस स्कूल को हमेशा अपने दिल में बसा के रखेंगे, ऐसा क्या आपने वहाँ से अचीव किया है? तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मुझे प्राउड तब फील हुआ था जब मैं 11th और 12th हमारे स्टूडेंट काउंसिल में 11th में मैं वाइस हेड बॉय बना था एंड 12th में हेड बॉय बना था। तो एक तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए एक आउट ऑफ द वे प्राउड मोमेंट था कि एक बार मैंने एंकरिंग करी थी अमृत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 15 अगस्त के में। तो उसके बाद मेरे को आकांक्षा मैम ने स्पेशली प्राइवेटली अपने रूम में बुलाया था एंड फिर मेरे को शाबाशी दी थी, तो मेरे को तब एक वो बहुत प्राउड मोमेंट लगा था कि मतलब द हेड ऑफ द स्कूल मेरे को अलग से मेरे नाम जान के मेरे को बुला के मेरे को शाबाशी दे रहा है। तो ये था, बाकी ध्रुव बताएंगे। मेरे कनेक्टेड मोमेंट्स 3 हैं। पहला तो फर्स्ट क्लास में मुझे जॉन्डिस हुआ था, तो मेरी क्लास टीचर मेरे से घर पर मिलने आई थी, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था। थर्ड क्लास में मेरे फादर की जॉब छूट गई थी, तो हमारी मैम थी रणवीर मैम, उन्होंने मेरे फादर की जॉब अपने कनेक्शंस के थ्रू वापस से लगवाई थी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और 8th क्लास में मेरे फादर को पैरालाइज अटैक आया था, तब हमारे टीचर्स पापा से हॉस्पिटल में मिलने आए थे। तो यही सब मेमोरीज़ हैं जो कि मैं अपने टीचर्स मतलब उनको कभी वापस नहीं दे पाऊँगा। सो आप चाहोगे कि हमारे स्कूल में बच्चे ऐसे और भी बच्चे ऐसे कनेक्ट हों, जो बच्चे जैसे आप इतनी अच्छी अच्छी यादें लेके गए हो, तो टीचर्स से जुड़े रहें ताकि टीचर्स भी उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जो लाइफ में उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आपने रणवीर मैम को अभी तक याद रखा, वो हमारे स्कूल का पार्ट नहीं है लेकिन वो आपकी यादों में अभी भी बसी हुई है, तो कुछ टीचर आपके दिल को छू जाती हैं। तो मैम मेरे ख्याल से ना जो हमारा स्कूल है उसमें बेस्ट पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि कैसे पढ़ाते ये नहीं, मेरे ख्याल से हमारे स्कूल का बेस्ट पार्ट ये है कि उनमें टीचर्स बहुत हेल्पफुल और बहुत सपोर्टिव है मैम। सारे टीचर्स मतलब हर टीचर ने इतना सपोर्ट करा है हर स्टूडेंट को, चाहे वो वीकेस्ट क्यों ना हो एंड चाहे वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हर एक को इतना सपोर्ट मिला है। चाहे मतलब वो बंक करे तो उसको डांट पड़ी है, लेकिन उसको पढ़ाई में इतना सपोर्ट मिला कि चल यार तूने ये क्लास बंक करी है तो इस क्लास का मैं तेरे को समझा दूंगी। तो मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंसेस देखे हैं जिसमें मेरे को एकदम गर्व हुआ कि हाँ यार मैं स्कूल में हूँ, स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज बहुत सारे विद्यार्थी, आज बहुत पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत अच्छा शार्प माइंड होने के बावजूद वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो अपने आप की काबिलियत पे शक करते हैं, हम कैपेबल नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे सजेशन, ऐसा एनकरेजमेंट, कुछ मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे जिससे उनको भी लगे यस हम भी कुछ कर सकते हैं, उनकी लाइफ भी ऐसी हो सकती है जहाँ पेरेंट्स को हैप्पी कर सकते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा क्या आपने कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको शॉर्ट ब्रेकिंग्स में वो कर दें,
और शॉर्ट टर्म गोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म गोल्स को। और उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको बस ये ट्राई करना है कि मैं अपना 120% दे रहा हूँ। मतलब जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आपके पास कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ये गलत किया, मैं यहाँ पर अगर आपने कुछ गलत भी किया तो नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करो। बस अपना 120% दो, कोई भी अपने अंदर रिग्रेट मत रखो, और बस इतना बोलो अपने आप से कि जितने मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मैं उतना अचीव करूँ, ताकि मैं अपने सराउंडिंग जो मेरे अंदर है उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपको मोस्ट ऑफ यू आर ब्लेस्ड विद अ हेल्दी माइंड, अ हेल्दी बॉडी, एन अपॉर्चुनिटी विच ऑल ऑफ अस नीड्स। तो उसके साथ आपको जस्टिस करना चाहिए, यू शुड लिव अप टू दैट। बिल्कुल मैम, मेरे ख्याल से जो अकेडमिकली स्ट्रगल करते हैं उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। उनको रोज़ अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि तुम रोज़ अपने 100% देते हो, अपनी मेहनत करते हो, तुम्हारा मन नहीं करता तुम लोग तब भी पढ़ते हो, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ गो विद द फ्लो करना है। अगर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे कि हार्ड वर्क करो, तो कुछ टाइम के लिए कर लो, तुम्हारे आगे मज़े के मौके आ ही जाएंगे। सब लोग यही कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो नहीं तो गधे बन जाओगे। आई डोंट बिलीव। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारा टाइम तुमसे हार्ड वर्क करा रहा है तो उसके पीछे एक मोटिव है। अगर तुम ज़्यादा ही शॉर्टकट्स ले लोगे तो क्या पता तुम्हारे इतने शॉर्टकट्स हो जाए कि तुम्हारा राह ही लंबा हो जाए। मेरे ख्याल से अगर तुम हार्डवर्क ही अपना मेन मोटिव रखोगे, सीखना अपना मेन मोटिव रखोगे, सो तुम्हें अकेडमिकली खुद स्ट्रॉन्ग कर देगा एंड तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिक्कतें तो होती ही है, हर एक को होती है लाइफ में। हमें भी हो रही होगी, ध्रुव को भी हो रही होगी, मैम को भी हो रही होगी, लेकिन उसमें से कैसे बाहर निकलना है? हार्डवर्क से, है ना। अपने हाथ जब तक काले नहीं करोगे तब तक तुम बाहर नहीं आ पाओगे। तो यही कहूँगा मैं। ध्रुव, अमित, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप हमारे साथ आए और आपने अपना कीमती समय बिताया हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कि वो भी जीवन में आपकी तरह आगे बढ़ सके। और इसी आशीर्वाद के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं आपके आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ख्वाहिशें भले बीती सी हों, पर उसे पूरा करने के लिए दिल से जिद्दी होना जरूरी है। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि ये इंटरव्यू आप सबको इंस्पायर करेगा और एक नई आशा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं आप भी अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।